गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल पे फिर से स्वागत है। अब तक टोटल हमारी 13 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुकी है। आज पढ़ेंगे हम 14 एमसीक्यू। एमसीक्यू से क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद हम क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हम क्या करते हैं, एमसीक्यू नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम पढ़ के पूरा जाते हैं बट अपने मार्क्स नहीं बनते हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। हमें उस टाइम फील होता है कि उस टाइम ये फील होता है कि हमने क्वेश्चन तो, हम चैप्टर तो पूरा पढ़ के आए हैं बट हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? इसलिए स्टूडेंट, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ो उसका एमसीक्यू जरूर करो किसी भी, या फिर आप टेस्ट ज्वाइन करो। जैसे वीक में आपने एक टेस्ट किया तो उसके वो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम होते हैं स्टूडेंट्स, आपको उसमें 6 मंथ या 5 मंथ का टाइम जरूर मिलता है। आप 1 वीक में 1 पेपर करोगे तो इस हिसाब से क्या मंथली 4 टेस्ट हो जाएंगे आपके। तो इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आप इसमें जो पहले के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले की जो एग्जाम में जो भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, वो रीट हो, पटवारी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, जिससे भी रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसमें क्या करो, आपको ये रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें इस टाइप से पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, हमें यहाँ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको सिलेबस पर भी फोकस करना है। सिलेबस को देखना है, सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? पहले इजी टॉपिक्स पढ़ना है, फिर हार्ड टॉपिक पढ़ना। लेकिन क्या है कि हम क्या पहले ही हार्ड टॉपिक लेके बैठ जाएंगे तो हमें बोरिंग लगेगी, हम उसको पढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपसे ये कहना है कि आप पहले इजी टॉपिक को लें, सिलेबस देखें, उसके अलावा पेपर देखें कि कहाँ से पेपर्स में क्वेश्चन उठते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू जो होती है वो बहुत ही अधिक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, किसी भी की प्रिपरेशन करो स्टूडेंट्स, आप एमसीक्यू जरूर करो। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी करो, अदर किसी की, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे, अच्छी लगे, वो आप कीजिए। ऐसे नहीं, आप चुनाव करते समय ये जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी ऐसी एमसीक्यू को ज्वाइन मत कर लेना जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल नहीं हो। ओके, स्टार्ट करें आज की एमसीक्यू। टोटल हमारी कितनी एमसीक्यू हो चुकी है अभी तक? 13। आज का हमारा सेक्शन कौन सा स्टार्ट होगा? 14 नंबर क्वेश्चन। जैसे हमने मल्टीपल क्वेश्चन उनमें पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? हमारे राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को, राजस्थान का कौन सा ऐतिहासिक धरोहर है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में नहीं शामिल नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जब ये याद होगा कि कौन से हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, तभी तो हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा है जिसको नहीं शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके अगर पढ़े हुए हैं तो आप जरूर बता पाएंगे कि कौन सा ऐसा है जिसे शामिल नहीं किया गया है। फर्स्ट अपना आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ अपनी नोटबुक में राइट करते रहिए, क्योंकि हमें लास्ट में एनालिसिस करना है कि हमें कितने मार्क्स बनने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चित्तौड़ का किला है जिसे क्या शामिल किया गया है? चित्तौड़ के किले को शामिल किया गया है। ओके, जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया है। आमेर की हवेलियां हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आमेर की जो हवेलियां हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया यूनेस्को ने। अब तक आपसे ये पूछा जाए कि अब तक टोटल कितने, कुंभलगढ़ किले को भी शामिल किया गया, अब तक टोटल कितने हैं जिनके द्वारा यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया? राजस्थान के ऐसे टोटल कितने हैं अब तक जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स? 37 टोटल हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है उसमें शामिल किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें से उठ गया कि चित्तौड़ के किले को भी शामिल किया गया है, जंतर मंतर वेधशाला को भी शामिल किया गया है, इसके अलावा कुंभलगढ़ जो किला है उसको भी शामिल किया गया है। किसको नहीं शामिल किया गया? आमेर की जो हवेलियां हैं उनको शामिल नहीं किया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट योजना के निम्न में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? इसमें 4 पर्यटन स्थल दिए हुए हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि धार्मिक नहीं है, जो धर्म से रिलेटेड जैसे मंदिर है, ये क्या आते हैं? धर्म में आते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल में नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो ए ऑप्शन क्या दिया? रामदेवरा। रामदेवरा तो क्या एक धर्म से रिलेटेड है। रामदेवरा रुनेचा धाम जो जैसलमेर में स्थित है। द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर, ये भी प्रसिद्ध है, उदयपुर में है। इसके अलावा जैसमंद, फ्रेंड जैसमंद का नाम आते हैं। जैसमंद क्या एक झील है, पर्यटन स्थल तो है लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। रणकपुर क्या है? रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये सब तो क्या हो गई?
धार्मिक पर्यटन स्थल से रिलेटेड हो गई, लेकिन कौन सा पर्यटन स्थल से रिलेटेड नहीं है? जैसमंद जो है वो पर्यटन स्थल से रिलेटेड है, लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल से रिलेटेड नहीं। किससे रिलेटेड नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जय हो। जैसमंद झील से। स्टूडेंट जैसमंद क्या है? एक झील है। ये एक पर्यटन स्थल है, लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाए तो ये उदयपुर में स्थित है। तो ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो कौन सी है ये? एशिया की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है, ये प्रथम स्थान पर प्राप्त है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? जैसमंद। रामदेवरा क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थल है। अनाथद्वारा क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थल है। एंड रणकपुर का जैन मंदिर क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन नेवले की पूजा की जाती है? स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि किस, जो गांव के स्टूडेंट्स है उनको तो पता है कि नेवला उनका देखा हुआ भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा घूमता है गाँव में। ओके, उनको पता है कि नेवला कैसा दिखता है। पूजा का तो नहीं पता है, बट ये पूछा है कि कब होता है, कैसा होता है, दिखता कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, तो किस दिन नेवले की पूजा की जाती है? तो हम ये देखेंगे, निडर नवमी को की जाती है, या फिर गुरु पूर्णिमा को की जाती है, योगिनी एकादशी को की जाती है, नेवलाष्टमी को की जाती है। स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही हम नेवला देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? नेवलाष्टमी, मतलब नेवला से रिलेटेड नेवलाष्टमी है। स्टूडेंट्स नेवला से रिलेटेड नेवलाष्टमी ये ऑप्शन में ही दिया हुआ, बल्कि करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निडर नवमी को क्या की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। लेकिन हम नेवले की पूजा करते क्यों हैं? स्टिल्स कई बार क्या होता है, हमें घर में सांप बहुत बार दिखाई देते हैं। बार बार घरों में हमें सांप दिखाई देते हैं, बार बार दिखाना, या फिर जिन पर क्या होता है, सब प्रावस्था के दौरान क्या होता है, सांपों का आक्रमण बहुत अधिक होता है। तो उससे बचाव के लिए पूजा की जाती है कि नेवले की पूजा की जाए। वो कब की जाती है? श्रावण शुक्ल नवमी को जो होती है वो निडर नवमी की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है श्रावण शुक्ल नवमी को। क्या होता है इसमें, हमें क्या होता है, बार बार सर्प होते हैं वो घर में दिखाई देते हैं, या फिर जिनके सपने आते हैं, या फिर जिन पर क्या होता है, सब प्रावस्था के दौरान आक्रमण होता है। क्या होता है? सब प्रावस्था के दौरान आक्रमण होता है। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि माना जाता है कि नेवले की पूजा की जानी चाहिए। कब की जाती है स्टूडेंट्स? निडर नवमी को की जाती है। और कब की जाती है इसके अलावा? श्रावण शुक्ल नवमी को की जाती है। ओके, नए से नेवला, नए से नवमी को, ये तो आप ध्यान में रख सकते हैं। नए से निडरी, नेवलाष्टमी नहीं करना स्टूडेंट्स। आपको ये बहुत अधिक ध्यान रखना है कि नेवल देखते ही हम, अगर हमारा बढ़ावा नहीं होगा तो हम नेवलाष्टमी पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नए नए दो नए नए आएंगे, नए से निडरी, नए से नवमी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण नृत्य, रण क्या है? नृत्य है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? स्टूडेंट्स एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से अपना क्वेश्चन से ही उठ रहा है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष जो होते हैं अपने हाथों में तलवार लेके करते हैं? स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन से ही उठ रहा है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? वो रण नृत्य है, जिसमें पुरुष क्या होते हैं, हाथ जो होते हैं उनमें तलवार लेकर के नृत्य करते हैं। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे तो कि मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, या फिर मेवाड़ क्षेत्र में, सी ऑप्शन है मारवाड़ क्षेत्र में, एंड डी ऑप्शन क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया जाता है, हाथों में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा? स्टूडेंट्स तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मेवाड़ क्षेत्र में क्या होता है, ये नृत्य किया जाता है, रण नृत्य। रणते नृत्य तो हमने देख लिया, लेकिन कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? ये सरगड़े जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ये रण नृत्य जो है, ये पुरुष वीर रस पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? ये वीर रस प्रधान नृत्य है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये नृत्य जो होता है गोडवाड़ के सरंगों के द्वारा किया जाता है। सरगड़े जाति के द्वारा किया तो किया ही जाता है। इसके अलावा नृत्य क्या किया जाता है, गोडवाड़ के सरंगों के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोडवाड़ के जो सरंग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी शैली में पशु पक्षी का चित्रण की बहुलता है? कौन सी ऐसी शैली है जिसमें पशु पक्षियां उनका चित्रण किया जाता है, बहुत ज्यादा उनकी बहुलता है? तो ऑप्शन हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कोटा शैली में किया जाता है, बीकानेर शैली में किया जाता है, एंड सी ऑप्शन बूंदी शैली में, एंड डी ऑप्शन क्या होता है? किशनगढ़ शैली। कौन सी ऐसी शैली है जिसमें पशु पक्षी का चित्रण की बहुलता मिलती है? कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियां उनके चित्रण की बहुलता मिलती है? तो स्टूडेंट्स कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षी के चित्रण की बहुलता मिलती है? तो स्टूडेंट बूंदी जो शैली है उसमें क्या होता है, पशु पक्षी जो होते हैं उनके चित्रण की क्या मिलती है? बहुलता मिलती है। कौन सी शैली में मिलती है पशु पक्षी चित्रण की बहुलता? बूंदी शैली जो होती है उसमें क्या मिलती है, पशु पक्षी जो होते हैं उनके चित्रण की बहुत अधिक बहुलता मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है कि बूंदी शैली में पशु पक्षी के चित्रण की बहुलता मिलती है।
नेक्स्ट हमारे फिफ्थ क्वेश्चन किससे, जैसे हमने पहले पढ़े थे वो क्या थे, राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे वो स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड होंगे, राजस्थान के इतिहास से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे कि हमें बोरियत नहीं महसूस होंगी, और एक साथ हमारे कितने टोटल सब्जेक्ट कितने कंप्लीट होंगे, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। ओके, अब देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जन आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई तो उनका जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि नशीराबाद था, नशीराबाद भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, कोटा भी रिलेटेड है, एरिनपुरा भी रिलेटेड है 1857 की, अगवा भी रिलेटेड है। तो कौन सा ऐसा है जो 1857 जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। हमें क्या बताना है कि जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था। स्टूडेंट्स याद रखना आपको, जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र कोटा रहा था। छावनी ये भी है, नसीराबाद भी है, कोटा भी है, एरिनपुरा भी, आवा भी है। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान जन आंदोलन का अगर प्रमुख केंद्र देखा जाए तो जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, कोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेव किसान आंदोलन के बारे में सत्य हैं। सिर्फ इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि ये तीनों सत्य है या फिर इनमें से कोई एक रॉन्ग है। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें बताना है, जैसे 1 या 2 सत्य है, बी ऑप्शन में दिया हुआ 1 या 3 सत्य है, या फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 या 3 सत्य है, एंड डी ऑप्शन में 1 2 3 या फिर तीनों सत्य हैं। तो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हम ये देखेंगे। मेव किसान आंदोलन जो है इसका मुख्यतः अलवर भरतपुर से संबंध है। स्टूडेंट्स ये करेक्ट है कि मेव जो किसान आंदोलन है उसका संबंध किससे होता है, अलवर और भरतपुर दोनों से होता है। हम कैसे याद रखेंगे, मेव में 2 शब्द है तो इसमें जो दो जिलों को शामिल किया जाता है। मेव को कैसे याद रखेंगे, मेव में 2 शब्द है, 2 वर्ड है, 2 शब्द है, तो हम कैसे याद रखेंगे, इसमें 2 जिलों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये आंदोलन शुरू कब किया गया था, मेव के द्वारा, मेव किसान जो थे उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू कब किया गया था। कब किया गया, 1932 में ये आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया, 1932 में आंदोलन शुरू किया गया था मेव किसान। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया नेतृत्व, डॉक्टर मोहम्मद अली थे, उनके द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो स्टूडेंट्स हमारे कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि 20 हम क्वेश्चन लेके बैठेंगे तो हम बहुत सारे वहां पे 50 तक क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेव किसान आंदोलन के बारे में सत्य क्या है, मेव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, मेव प्लस वह 2 वर्ड मिले हैं, तो ये किससे संबंध होगा, इसमें 2 जिले रिलेटेड होंगे। कौन कौन से होंगे, अलवर व भरतपुर रिलेटेड होंगे। ये आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो कब शुरू हुआ था स्टूडेंट्स, 1932 में ये शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व जो किया गया था वो डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेमेल का चुनाव कीजिए। राजपूताना की रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां कैसे हुई। कौन से ऐसे वर्ष थे जिनमें राजपूताना की जो रियासतें थी उनके द्वारा ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनके साथ संधि की गई। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देखेंगे कि धौलपुर के द्वारा कब की गई थी, 29 जनवरी 1804 में की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, कि धौलपुर के द्वारा कब की गई थी, 29 जनवरी 1804 को की गई थी। डूंगरपुर के द्वारा 11 दिसंबर 1818 को की गई थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कोटा के द्वारा की गई थी 26 दिसंबर 1817 को की गई थी। कब की गई थी, 26 दिसंबर 1817, ये भी करेक्ट है। लेकिन टोंक में 5 नवंबर 18 को स्टूडेंट्स नहीं की गई थी ये संधि। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो आंसर भी क्या होगा, डी ऑप्शन। टोंक के द्वारा 5 नवंबर 1818 को राजपूताना की जो रियासत थी उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां नहीं की गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा कौन था। जब बीकानेर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ तो उस समय राजा कौन थे। आप यहाँ भारत पूछा गया लेकिन आपसे इससे रिलेटेड राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम राजस्थान की डिटेल देखेंगे कि बीकानेर जो रियासत थी उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो बीकानेर जो रियासत थी उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था, स्टूडेंट्स बताइए। 23 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। उसकी कौन सा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, स्टूडेंट्स राजस्थान का एकीकरण जो होता है वो 7 चरणों में पूर्ण होता है। उसमें चतुर्थ चरण है जिसमें कहा गया है कि बीकानेर रियासत जो बड़ी रियासतें थी उनको शामिल किया गया है, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया है। ओके सर, इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ध राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपसे पूछा क्या गया है कि बीकानेर रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ, क्या हुआ, बीकानेर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ तो उसमें राजा कौन थे। ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स इसमें, श्री शार्दुल सिंह जी थे, श्री गंगा सिंह जी थे, या फिर श्री करण सिंह जी थे, या राय सिंह जी थे। कौन सी ऐसी राजा थी जिनके द्वारा भारत संघ में विलय हुआ था। कौन सी ऐसी रियासत थी जब उसमें महाराजा कौन थे जब भारत संघ में उस विरासत का क्या हुआ, विलय हुआ।
तो राजा कौन थे स्टूडेंट्स, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन करेक्ट होगा ए, शार्दुल सिंह जी थे। जब शार्दुल सिंह से ऐसे याद रख सकते हैं हम कि महाराजा कौन थे, बीकानेर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ तो महाराजा कौन थे, श्री शार्दुल सिंह जी थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में सेना का नेतृत्व किसके पास था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ। तो नेतृत्व किसने किया था, तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ए ऑप्शन दिया शाहबाज खान ने, एंड बी ऑप्शन है शहजादा सलीम ने, एंड सी ऑप्शन दिया कुंवर मान सिंह ने, एंड डी ऑप्शन क्या दिया, शहजादा खुर्रम ने। स्टूडेंट आपको बताना है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ उस समय सेना का नेतृत्व किसके पास था। ऐसी कौन सी सेना थी जिसने नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किसके पास था। ओके स्टूडेंट, तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किसके पास था, कुंवर मान सिंह के था, जो क्या थे, अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। किसके कर रहे थे, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर मान सिंह ने किया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे स्टूडेंट, भूगोल से। हमने इतिहास और कला व संस्कृति से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड। ये है कि निम्न में से खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी। ऐसी कौन सी नदी है जो जाकर के खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। लास्ट में कहा जाता है जिसका जल खंभात की खाड़ी में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें हम देखेंगे लूनी नदी है, या फिर माही नदी, या पश्चिमी बनास नदी, या घग्गर नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो जाकर के खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो माही नदी जो है वो क्या होती है, अपना जल कहाँ ले जाती है, खंभात की खाड़ी में ले जाती है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, तो कौन सी नदी है वो, माही नदी है, जिसके द्वारा अपना जल जो होता है वो खंभात की खाड़ी में ले जाया जाता है। कहाँ से उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है, फिर ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान से कहाँ जाती है, गुजराती खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से क्या है, ये वी या यू शेप बनाते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सी नदी है वो, माही नदी है, और राजस्थान की से कहा क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की नदी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में बांटा जाता है। सिंस मैंने आपको बोला था कि मैप को माइंड में रखना है, जब तक मैप क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में बांटा जाता है, तो ऑप्शन हम देखेंगे कि कितने भौतिक भागों में, 7 में, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 4। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी है। 4 भागों में राजस्थान को मुख्य रूप से भौतिक भूभागों में बांटा जाता है। अगर आपसे इसमें नाम पूछते जाए, जैसे 3 नाम दिए जाए, करेक्ट दे दिए और एक इनकरेक्ट दे दिए जाए, तो आपको पूछा जाए कि कौन सा इसमें गलत है, या फिर एक करेक्ट दे दिया जाए, 3 दूसरे दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा सही है। राजस्थान के भौतिक विभाग का नाम बताइए। तो हमें नाम भी ध्यान में रखने, नाम क्या है, फर्स्ट नाम है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम है, फर्स्ट है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एंड सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश, एंड थर्ड क्या होता है, पूर्व मैदानी प्रदेश, एंड फोर्थ क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हम वापस से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एंड सेकंड क्या होता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, एंड थर्ड क्या होता है, पूर्व मैदानी प्रदेश, एंड फोर्थ क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो स्टूडेंट टोटल हमारे कितने भूभागों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भूभागों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है। स्टूडेंट करेक्ट देखेंगे, 5वां स्थान है, फिर 10वां स्थान है, या फिर 8वां स्थान है, या 7वां स्थान है। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि राजस्थान का जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो 8वां स्थान है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब व कहाँ की गई। कब की गई, जिला भी पूछा गया, और कब की गई और कहाँ की गई। ओके, तो ऑप्शन हम देखेंगे 1980 जोधपुर में की गई, 1991 जयपुर में की गई, या फिर 1987 जोधपुर में की गई, या 1980 टोंक में की गई। कब की गई केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, वह कहाँ की गई। ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, 1987 में जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी स्टूडेंट्स, आपको देखना ध्यान में रखना है कि क्यों जो रिलेटेड होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इसका विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम डिटेल से देखेंगे बाद में। हमें आज ये क्या पूछा गया है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो कब व कहाँ की गई थी, जोधपुर में की गई थी, 1987 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांकली बांध किस जिले में, बांकली जो बांध है वो किस जिले में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि पाली जिले में है, बी बाड़मेर जिले में है, एंड सी क्या है, जालोर जिले में है, एंड डी क्या होता है, राजसमंद जिले में। ऐसा कौन सा जिला है जहां बांकली बांध है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जालोर जिला। जालोर जिला ऐसा जिला है जहाँ क्या स्थित है, बांकली बांध स्थित है।
स्टूडेंट्स क्या याद रखना है कि बागली बांध कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, जालोर जिले में स्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड होंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में किसी भी पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। हम पंचायती राज व्यवस्थाओं में जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। सिंस हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, इसमें गलती से कुछ ऑप्शंस अलग आ गए हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं होती हैं उसमें किसी भी पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है स्टूडेंट, 21 ईयर होती है। इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट आ गए हैं, हम नेक्स्ट टाइम इसमें सुधार करके ये क्वेश्चन चेंज करके बताऊंगी मैं आपको। आपसे पूछा जाए कि अगर पंचायती राज व्यवस्थाओं में किसी भी पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 ईयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिला युगम की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है। कौन सा ऐसा युगम है जिसकी सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है, तो कौन सी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। ऑप्शन हम देखेंगे, ए ऑप्शन दिया जैसलमेर बीकानेर से, एंड बी ऑप्शन है जैसलमेर व गंगानगर से, सी ऑप्शन है चूरू व जैसलमेर से, एंड डी ऑप्शन क्या दिया जैसलमेर व हनुमानगढ़ से। तो कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है स्टूडेंट्स, ये पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप इसका आंसर आपको आना चाहिए डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले हैं जिनकी सीमा क्या होती है, अन्य 3 जिलों से लगती है। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात में मिलती है। कौन से ऐसे सीमे हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है, तो ऑप्शन हम देखेंगे कि डूंगरपुर की, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की लगती है, फिर प्रतापगढ़ की लगती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि 1 2 3 4 करेक्ट होंगे, या फिर 1 2 4 3 करेक्ट होंगे, या 1 2 4 करेक्ट होंगे, या 1 2 3 4 करेक्ट होंगे। स्टूडेंट जैसे हमने मैप को देखते हैं, तो मैप को देखते हैं तो दक्षिण में हम जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो प्रतापगढ़ जो होता है वो किधर की तरफ बढ़ जाता है, पूर्व की साइड पड़ जाता है, और ये सब क्या पड़ जाते हैं, पश्चिम की साइड पड़ते हैं। तो गुजरात क्या होता है, पश्चिम की साइड होता है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि गुजरात से जिनकी क्या लगती है, सीमा लगती है। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, 1 2 3 करेक्ट ऑप्शन होंगे। कौन से ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट होंगे, 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से जिले राजस्थान की गुजरात से सीमा लगते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर की सीमा जो होती है वो किससे लगती है, गुजरात से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान मिला था। सबसे पहले राजस्थान की जब विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे, उसके बाद जब प्रथम आम चुनाव हुए तो प्रथम स्थान किसको मिला था, कांग्रेस सरकार को मिला था। और सेकंड राजनीतिक ऐसा दल कौन सा बनाया गया जिसको सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन हम देखते हैं कि भारतीय जनसंघ को मिला था, साम्राज्य परिषद, रामराज परिषद को मिला, या किसान मजदूर पार्टी को, या फिर हिंदू महासभा को। कौन सा ऐसा था जिसे राजनीतिक दल का सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा कि रामराज जो परिषद है तो उसको कांग्रेस के बाद द्वितीय स्थान मिला था। कौन सा था जिसे द्वितीय स्थान मिला था, रामराज परिषद को द्वितीय स्थान मिला था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं आज का। राजस्थान मानवाधिकार जो आयोग है उस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं। जिन राज्य राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल की एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं। किसकी समिति के अनुशंसा पर करते हैं, राज्यपाल की एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपसे ये पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें देखते हैं कि प्रभारी या गृह मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, या फिर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष होता है, या विधानसभा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है। मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स, हम दिल्ली का मंथली क्या होता है, ये दिवस होते हैं। किस दिन कोई दिवस होता है, किस दिन कोई दिवस होता है, तो वो वहां से क्या होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर हम मानवाधिकार पढ़ रहे हैं तो मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग होता है, उसमें क्या होता है, पहले तो क्या होता था, एक अध्यक्ष होता था, 4 सदस्य सदस्य होते थे। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 2006 में संशोधन किया गया। और ये एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। ओके, और ये जो समिति होती थी पहले, इसमें क्या होते थे, 6 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में से 4 सदस्य ही हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य। मानवाधिकार आयोग जो होता है 1993 में आया था, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय
स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।